मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। आज के अपने व्याख्यान का उपविषय है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दमन अंग्रेज़ों ने किस तरह किया, वह इसकी असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दमन, तो सबसे पहले नज़र मारते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में क्रांति का दमन किया। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। इस विद्रोह से अंग्रेज़ अधिकारियों में घबराहट फैल गई थी। उन्हें लगने लगा था कि भारत उनके हाथ से निकल रहा है। फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत छोड़कर भागने की बजाय इसे कुचलने का दृढ़ निश्चय किया। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ व धैर्यवान राजनीतिज्ञ था। उसने एक समन्वित रणनीति बनाई और उसे बड़े ही धैर्य से लागू किया। अंग्रेज़ों की दमनकारी रणनीति अर्थात विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या तरीके अपनाए। पहला तरीका विद्यार्थियों था कि जहाँ भी सैनिकों में छिटपुट विद्रोह के संकेत मिले वहीं सैनिकों से हथियार छीन लिए। अर्थात अंग्रेज़ों को जहाँ पर भी लगा कि यहाँ क्रांति हो सकती है, यहाँ हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है, वहीं सैनिकों के पास हथियार नहीं छोड़े गए, उनसे जमा करा लिए गए, उनसे छीन लिए गए। इस तरह से यह तरीका उन्होंने विद्रोह को दबाने का अपनाया। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की सेना तथा पंजाब व गोरखा रेजिमेंटों को लाभबद्ध किया गया, क्योंकि इन सेनाओं में विद्रोह का प्रभाव नहीं था। अर्थात दक्षिण भारत में विद्रोह का प्रभाव नहीं था, इसलिए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की सेना को मजबूत किया गया और उनको उत्तर भारत की तरफ भी भेजा गया और उनका विद्रोह के दमन में उपयोग किया गया। ऐसे ही पंजाब व गोरखा क्षेत्रों में भी विद्रोह का प्रभाव नहीं था और उसी तरह पंजाब व गोरखा रेजिमेंटों के सैनिकों में भी विद्रोह के लक्षण नहीं थे। इसलिए इन रेजिमेंटों को भी अंग्रेज़ों ने लाभबद्ध किया गया और इन सैनिकों का भी विद्रोह के दमन में उपयोग किया गया। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजियों को विशेष अधिकार देकर भेजा गया। सैनिक टुकड़ियों के अधिकारियों व आम अंग्रेज़ लोगों को हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया। जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था उनको वो सज़ा दे सकते थे और वो भी खुले में सरेआम। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, वो है सजाए मौत। अर्थात सैनिक टुकड़ियों के अधिकारियों को, आम अंग्रेज़ों को ये अधिकार उस समय दे दिए गए थे कि जहाँ पर भी उन्हें लगे कि ये विद्रोही हैं, उनको वहीं पर ही सजाए मौत देने का अधिकार उनको था। इस तरह से विद्रोह को दबाने के लिए गांव-गांव अभियान चला। जिस भी गांव में लगता था कि ये लोग विद्रोही हैं, उनको गांव के बाहर ही किसी वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया जाता था और गांव वालों की हिम्मत नहीं होती थी
कि वे उनके मृत शरीर को उतारकर उनका संस्कार कर सके। चील कौवे उनको खा जाते थे और दुर्दशा उनके मृत शरीरों की होती थी। इससे ये मैसेज जाता था जनता में कि विद्रोह का परिणाम बहुत बुरा होगा। इस तरह से जनता को सजाए मौत दे करके आतंकित किया गया। अंग्रेजों ने एक और कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने हिंदू व मुसलमानों में सांप्रदायिक तनाव भड़काकर क्रांति को कमज़ोर करने का प्रयास किया। ऐसा एक हमें प्रमाण मिलता है कि दिसंबर 1857 में उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए गए। अर्थात हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा करने के लिए कहीं पर मुसलमानों को पैसे दिए गए, कहीं पर हिंदुओं को पैसे दिए गए, और इस तरह से पैसे दे करके, लालच दे करके हिंदू और मुसलमानों में तनाव भड़का करके क्रांति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक और कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने अधिकांश देशी शासकों से सक्रिय समर्थन प्राप्त किया और उसके बदले में उन्होंने इन शासकों को ये आश्वासन दिया कि उनके राज्यों को अंग्रेजी राज में नहीं मिलाया जाएगा, उनको उनके राज्य के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों, भारत के लगभग सभी देशी शासक सहायक संधि से बंधे हुए थे और देशी शासकों के मन में, दिमाग में हमेशा यह भय बना रहता था कि जिस तरह से पंजाब का विलय कर लिया है, जिस तरह से कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया है, एक दिन ये अंग्रेज हमारे राज्य का भी विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लेंगे। ऐसा भय निकालने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने देशी शासकों को यह आश्वासन दिया कि आपके राज के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, आपका राज बनाए रखा जाएगा। इस तरह का आश्वासन दे करके अंग्रेज़ों ने भारत के देशी शासकों का सक्रिय समर्थन प्राप्त किया। अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः अधिकार में लेने के लिए रणनीति बनाई। विद्यार्थियों, दिल्ली उस समय भारतीय राजनीति का केंद्र था। जिसका दिल्ली पर अधिकार होता था उसी का भारत पर अधिकार माना जाता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए एक रणनीति तैयार की। एक विशाल सेना कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कूच की। उसी तरह से पंजाब के शासकों से, पंजाब से भी एक सेना दिल्ली की तरफ बढ़ी, राजस्थान से भी एक सेना दिल्ली की तरफ बढ़ी थी। इस तरह से दिल्ली की तरफ कूच करके दिल्ली को सैनिकों से घेरा गया और उस पर कब्जे की योजना बनाई गई। इस तरह हम देखते हैं विद्यार्थियों कि उन्होंने किस तरह से योजना बनाई कि सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। इसी तरह मार्शल लॉ लागू किया गया, देशी शासकों को उनके राज्य बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। इसी तरह से दिल्ली को घेरने की रणनीति बनाई गई। हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस तरह की रणनीतियां अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए तैयार की। और अब पढ़ेंगे कैसे उन्होंने कार्रवाइयाँ की। इस तरह हम देखते हैं विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों ने किस तरह से रणनीति तैयार की। हमने देखा कि उन्होंने जहाँ भी लगा कि सैनिक विद्रोह कर सकते हैं उन सैनिकों के हथियार ले लिए, पंजाब और गोरखा रेजिमेंटों को अपने समर्थन में खड़ा किया। इसी तरह मार्शल लॉ लागू किया गया और सामान्य अंग्रेज़ों को और सैनिकों को मौत की सज़ा का अधिकार दिया गया। इसी तरह दिल्ली को जीतने के लिए चारों तरफ से दिल्ली की तरफ सैनिक कार्रवाइयाँ की गई और दिल्ली को सैनिकों से घेरा गया। इसी तरह से सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास भारत में किया गया और देशी शासकों का भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास इन्होंने किया, उनको आश्वासन देकर के कि तुम्हारा राज नहीं छीना जाएगा। इस तरह की कूटनीतिक रणनीति अंग्रेज़ों ने तैयार की और फिर उस पर कार्रवाई की। आओ आगे
कैसे कार्रवाई की विद्रोह का दमन करने के लिए, ये देखते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में क्रांति फैली हुई थी उन क्षेत्रों में सैनिक कार्रवाइयाँ की गई और क्रांति को बुरी तरह से कुचलने का अभियान चलाया। दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली और आसपास के इलाके को घेर लिया। 8 जून को अंबाला की ओर से आगे बढ़कर अंग्रेजी सेना ने दिल्ली को घेर लिया और अंतिम आक्रमण के लिए पंजाब से आने वाली एक दूसरी सैनिक टुकड़ी का इंतजार करने लगे। विद्रोही सिपाहियों ने मिर्जा मुगल तथा बख्त खां के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पर कई धावे बोले, परंतु कोई जोरदार बड़ा आक्रमण वे नहीं कर पाए। इसके कारण थे, एक कारण था कि सिपाहियों में अनुशासन व समन्वय का अभाव था। दूसरा, खजाना खाली था, सिपाहियों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कोई जोरदार आक्रमण भला हो भी कैसे सकता था। दिल्ली में विद्रोहियों में सर्वाधिक प्रभावशाली सैनिक नेता बख्त खां था। नजफगढ़ में उसकी सेना अंग्रेजों से हार गई, जो विद्रोहियों के लिए गहरा आघात था। इसी बीच सितंबर के आरंभ तक जॉन निकलसन के नेतृत्व में पंजाब से एक बड़ी सैनिक टुकड़ी पहुंचने से अंग्रेजी सेना की शक्ति में और भी वृद्धि हो गई। अंत में 5 दिन के घमासान संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने विजयी होकर दिल्ली में प्रवेश किया और मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। चित्र में मुगल बादशाह की गिरफ्तारी आप विद्यार्थियों देख रहे हो। इस लड़ाई में जॉन निकलसन मारा गया। दिल्ली पर पुनः अधिकार करते ही अंग्रेजी सेना ने दिल्ली वासियों पर असीम अत्याचार किए। उनकी लूट खसोट और मार काट की कार्रवाई तो नादिर शाह के कारनामों को भी मात दे गई। दिल्ली के पतन से पूरे भारत के क्रांतिकारियों के मनोबल को काफ़ी धक्का लगा। बनारस और इलाहाबाद पर अधिकार। बनारस और इलाहाबाद में विद्रोहियों का दमन जनरल नील ने किया। वह कलकत्ता से उस अंग्रेज सेना की सहायता के लिए आ रहा था जो दिल्ली का घेरा डाले हुई थी। रास्ते में पहले उसने बनारस और फिर इलाहाबाद में विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए नरसंहार किया। अब तक दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार का समाचार भी उसे मिल चुका था और उसने दिल्ली पहुंचने का विचार त्याग दिया और इसी क्षेत्र में रहकर विद्रोह का दमन करने का अभियान उसने चलाया और बनारस और इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। कानपुर में विद्रोह का दमन व कानपुर पर पुनः अधिकार। कानपुर विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था जिसका नेतृत्व नाना साहिब, उसके अंगरक्षक तात्या टोपे व उसके सचिव अजीम उल्लाह के हाथ में था। बहादुरी व उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी। यहाँ विद्रोह शुरू होने पर अंग्रेजों ने छावनी की किलेबंदी में शरण ली, लेकिन लगभग 3 सप्ताह के बाद अंग्रेजों को पराजित करके सभी को मौत के घाट क्रांतिकारियों ने उतार दिया। कानपुर क्षेत्र में जनरल नील, हैवलॉक तथा जेम्स ऑटरम के नेतृत्व वाली सेनाओं से विद्रोहियों की भीषण भिड़ंत हुई। फिर स्वयं कॉलिन कैम्बल कानपुर पहुंचा। वह ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति था। अंततः घमासान संघर्ष के बाद 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और क्रांतिकारियों को सजा दी गई। आप चित्र में देख रहे हैं किस तरह से क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था। यहाँ से पराजित होकर तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ जा मिला, जबकि नाना साहिब निराशा की स्थिति में नेपाल की ओर चले गए। वहीं कहीं उनकी मृत्यु हो गई, जो आज भी एक संशय बनी हुई है, अर्थात नाना साहब के बारे में आज भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अवध क्षेत्र में क्रांति का दमन और लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। लखनऊ पर अधिकार करने में अंग्रेजों को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा। यहाँ अंग्रेज रेजिडेंसी में शरण लेकर
तोपों से विद्रोहियों का मुकाबला कर रहे थे। उनकी स्थिति जिस समय कमजोर पड़ने वाली थी, उसी बीच 21 सितंबर को जनरल हेवलाक और जनरल नील भी अपने सैनिकों सहित लखनऊ पहुंच गए। ये दोनों लड़ते हुए रेजिडेंसी तक पहुंच गए, परंतु नील इस संघर्ष में मारा गया। 17 नवंबर को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति कैम्पबेल 4500 सिपाहियों तथा तोपखाने के साथ लखनऊ पहुंच गया। कई दिनों तक सिकंदरबाग, आलमबाग तथा लखनऊ के अन्य बाजारों में युद्ध चलता रहा। 24 नवंबर को हेवलाक भी मारा गया। कैम्पबेल यद्यपि रेजिडेंसी में घिरे हुए अंग्रेजों को छुड़ाने में सफल हो गया, परंतु पूरी तरह से लखनऊ को नहीं जीत सका। दिसंबर में वह कानपुर को जीतने में लगा रहा। अर्थात कैम्पबेल ने कानपुर पर जीत पर अपना ध्यान दिया। जनवरी फरवरी 1858 में लखनऊ जीतने के लिए कैम्पबेल ने लगभग 45,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना संगठित कर ली थी। फिर तो अवध क्षेत्र की गली गली, कूचों कूचों में लड़ाई लड़ी गई। अंततः लगभग 9 महीने के भीषण संघर्ष के बाद 19 मार्च 1858 तक नगर पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। आप चित्र में देख भी रहे हैं तीनों जनरल कैसे मिल रहे हैं और पीछे अवध रेजिडेंसी अंग्रेजों की टूटी फूटी दिखाई दे रही है। आगामी 15 दिनों तक अंग्रेजों द्वारा जमकर अत्याचार व लूट मार लखनऊ में की गई और इस तरह से लखनऊ में भी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कुचल दिया। मध्य भारत में भी क्रांति फैली हुई थी और मध्य भारत में भी क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी। बंबई से जनरल हुरोज ने बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में झांसी रियासत थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों की नेता थी। हुरोज ने झांसी पर घेरा डालना शुरू कर दिया तो लक्ष्मीबाई ने स्वयं किले की रक्षा की कमान संभाल ली। वह वीरता के साथ लड़ी, परंतु अंग्रेजों ने झांसी को जीत लिया और रानी वहां से बच निकली और कालपी पहुंच गई। कालपी में तात्या टोपे के नेतृत्व में क्रांतिकारी इकट्ठे होने लग रहे थे। वहां फिरोज शाह मेहता और रेवाड़ी से राव तुलाराम भी कालपी पहुंच चुके थे। वहां रानी लक्ष्मीबाई भी पहुंच गई। सभी ने मिलकर यहां अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। 24 मई को कालपी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वहां से रानी ग्वालियर की तरफ बढ़ी और 11 जून से 18 जून तक ग्वालियर में एक लंबी लड़ाई चली, जिसमें रानी लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। दूसरी तरफ तात्या टोपे दक्षिण भारत की तरफ खानदेश के कहीं जंगलों में चले गए। बाद में वो पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को भी फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से मध्य भारत में अर्थात झांसी और कालपी क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने कर दिया। बिहार क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा कुंवर सिंह ने किया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद भी उसने अंग्रेजी सेना को कई स्थानों पर परास्त किया। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात नेतृत्व उसके छोटे भाई अमर सिंह ने संभाला। अक्टूबर 1858 तक वह अंग्रेजों से पराजित होकर पहाड़ियों में भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह हरियाणा क्षेत्र में भी क्रांति का पूरा प्रभाव था। हरियाणा क्षेत्र में सिरसा, हांसी, रोहतक, गुड़गांव और अहिरवाल क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में क्रांति की लपटें उठ रही थी। जून 1858 में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कॉटलैंड के नेतृत्व में एक सेना ने सिरसा की ओर प्रस्थान किया। वह रास्ते में पड़ने वाले विद्रोही गांवों को कुचलते हुए आगे बढ़े। रानिया के भट्टियों ने अपने नवाब नूर मोहम्मद के नेतृत्व में अंग्रेज फौज का बड़ा मुकाबला किया, परंतु जीत अंग्रेजों की ही हुई। कॉटलैंड हिसार, हांसी में दमन करता हुआ जब रोहतक पहुंचा, तब तक दिल्ली का पतन हो चुका था। क्रांतिकारियों के हौसले पस्त हो चुके थे। इधर नारनौल और रेवाड़ी की तरफ भी
क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी थी। वहाँ पर भी जनरल जेरार्ड को भेजा गया, जो नारनौल के पास नसीबपुर के युद्ध में लड़ता हुआ स्वयं मारा गया। वहीं पर ही राव किशन सिंह भी शहीद हुए और राव तुलाराम कालपी की तरफ चले गए थे। और इस तरह से दिल्ली और आसपास के सारे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्रांति का दमन कर दिया, क्रांतिकारियों को कुचल डाला और पुनः इस भारत पर उनका कब्जा हो गया। अब विद्यार्थी देखते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, कि ऐसे कौन से कारण थे जिस कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। एक बार बारी बारी से सभी बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के अनेक कारण थे। पहला कारण अस्त्र शस्त्रों की कमी। क्रांतिकारियों के पास केवल वही गोला बारूद और बंदूकें थी जो उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागारों से लूटी थी। नए हथियारों की आपूर्ति का कोई साधन उनके पास नहीं था। वो मात्र तलवारों के बल पर या अपने अन्य हथियारों के बल पर युद्ध कर रहे थे। दूसरा कारण हम देखते हैं यातायात और संचार के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। यातायात और संचार के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। इनकी सहायता से उनको लड़ाई संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती थी। अंग्रेजों की जहां कहीं भी सैनिक स्थिति कमजोर होती, वहां वे तुरंत रेलों द्वारा अपनी सेना या अन्य सहायता भेज देते थे। विद्रोहियों के पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। इस कारण भी हमारी क्रांति असफल हो गई। अगला कारण है सभी सैनिकों का विद्रोह में शामिल न होना। अर्थात विद्यार्थियों, अंग्रेज फौज में लगभग आधे भारतीय सिपाही तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में क्रांतिकारी हो गए थे, लेकिन शेष सिपाहियों ने इस क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। चौथा कारण देखते हैं अंग्रेजों को देशी शासकों का सहयोग। भारत के अधिकांश राजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने की अपेक्षा अंग्रेजों को अपना सहयोग दिया। इनमें हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जींद, इंदौर, भोपाल, जोधपुर, कश्मीर, राजपूताना तथा नेपाल के शासक सम्मिलित थे। इन शासकों के सहयोग के कारण अंग्रेज भारतीय विद्रोहियों को सुगमता से कुचलने में सफल रहे। लॉर्ड कैनिंग ने ठीक ही कहा था, ये शासक तूफान को रोकने में बांध की तरह सिद्ध हुए। और इस तरह से देशी शासकों के सहयोग से भी ये स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सका। एक कारण है सीमित जन समर्थन। उत्तर भारत के काफी क्षेत्रों में सैनिक क्रांतिकारियों को व्यापक जन समर्थन मिला, फिर भी पंजाब, पूर्वी बंगाल, राजस्थान, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में विद्रोह न के बराबर था। दक्षिणी भारत में यह अछूता रहा। शिक्षित मध्य वर्ग की सहानुभूति भी अंग्रेजों के साथ रही। इस कारण से भी यह क्रांति कमजोर पड़ी। अगला कारण है क्रांति निश्चित समय से पूर्व आरंभ हो गई। नाना साहब तथा अन्य नेताओं ने देश भर में विद्रोह के लिए अर्थात क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया था, परंतु क्रांति बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को तथा मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हो गई। क्रांति के समय से पूर्व शुरू हो जाने के कारण एक तो भारतीय अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर सके, दूसरा ऐसी स्थिति में दूसरे क्रांतिकारी नेताओं को यह न पता लगा कि वे क्या करें, इसलिए अंग्रेजों के लिए भारतीयों को परास्त करना सुगम हो गया। एक सातवां कारण अच्छे जनरलों का अभाव। विद्रोह की सफलता उसके जनरलों पर निर्भर करती है, परंतु दुर्भाग्यवश भारतीयों के पास अच्छे जनरलों का अभाव था।
निसंदेह भारतीयों के पास बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेता थे, परंतु वे सारी सेनाओं को एक झंडे के नीचे एकत्र न कर सके। इसके अतिरिक्त उनमें सैनिक योग्यता का भी अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास नील, निकलसन, लॉरेंस, कैम्पबेल, हैवलॉक जैसे प्रख्यात जर्नैल थे। उन्हें युद्ध कला का बहुत अनुभव था। परिणाम स्वरूप भारतीयों की पराजय हुई। अगला कारण देखते हैं, नेताओं में उच्च आदर्श का अभाव। क्रांतिकारियों के नेता मुख्यतः अपदस्थ शासक या उजड़े हुए जमींदार थे। वे सब अपने अपने स्वार्थों के लिए खड़े थे, कोई अपने राज्य के लिए, कोई अपनी जमीन के लिए। उनका कोई एक उच्च आदर्श नहीं था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। परंतु विद्यार्थियों, इसमें एक उच्च आदर्श स्पष्ट होता है कि सभी का एक आदर्श जरूर था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना। चाहे वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, परंतु एक आदर्श था अंग्रेजों को भारत से निकालना। परंतु उस समय स्पष्ट ना होने के कारण क्रांति कमजोर पड़ी। नौवां कारण हम देखते हैं, दमन का सहारा। अंग्रेजों ने 1857 के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए बड़े अत्याचार किए। पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सामान्य अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी को भी मौत की सजा दे सकते हैं। इस तरह के अधिकार देने से गांव-गांव में वो घूमते थे और गांव में जो भी विद्रोही नजर आता था, जो भी क्रांतिकारी नजर आता था, उसको गांव के बाहर एक बड़े वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया जाता था। और इस तरह के कार्यों से, इस तरह के कर्मों से भारतीयों को आतंकित किया जाता था। इसी तरह से अनेक क्रांतिकारियों को तोप के मुंह के साथ बांधकर उड़ा दिया गया। अनेकों को जेलों में डाल दिया गया, उनको यातनाएं दी गई और जिन सैनिकों ने वफादारी की थी उनको इनाम दी गई। और जिन सैनिकों ने क्रांति में भाग लिया था उनके परिवार तक को भी बेइज्जत किया गया और इस तरह से भयांकित करके, आतंकित करके क्रांति को दबाया गया, कुचला गया। एक अंतिम कारण और सामने आता है, कनिंग की कूटनीति और साम्राज्य बनाए रखने का दृढ़ संकल्प। यानी कि अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीति से काम लिया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। हमने पीछे पढ़ा भी था कि एक जगह 50,000 रुपये देकर के भी फूट डालने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। इसी तरह से हिंदुओं को यह कहकर भड़काया जाता था कि मुसलमान भारत में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, और उसी तरह से मुसलमानों को यह कहकर भड़काया जाता था कि हिंदू अपना राज स्थापित कर लेंगे। और इसी कारण से मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया अनेकों जगह। ऐसे ही अनेक जगह हिंदुओं ने, विशेषकर अनेक रियासतों के शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस तरह से अंग्रेज़ों ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। तो इस तरह हमने विद्यार्थियों देखा कि अनेक कारण थे जिनके कारण से ये क्रांति असफल हुई। और अंत में देखते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम। राजनीतिक परिणाम क्या थे? 1857 की इस क्रांति के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और 1858 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में इंग्लैंड की सरकार का सीधा शासन स्थापित कर दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की कौंसिल स्थापित की गई। भारत मंत्री को प्रतिवर्ष अपने कार्यों का ब्यौरा ब्रिटिश संसद के सामने रखने को कहा गया। और भारत में जो कंपनी का गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय की उपाधि दी गई। वायसराय का अर्थ होता है विद्यार्थियों सम्राट का प्रतिनिधि। इंग्लैंड के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में अब भारत का गवर्नर जनरल राज करने लगा।
और अब वो वायसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। इसी के साथ भारत में मुगलों का और पेशवा वंशों का भी अंत हो गया और इस तरह से भारतीय शासकों के प्रति भी उन्होंने विनम्रता की नीति अपनाई। इसके बाद किसी राज्य का उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया और राजाओं को अपने साथ रखने के लिए राजाओं से विनम्र रूप से पेश आए, परंतु फिर भी राजाओं के ऊपर पूरा अधिकार रखते थे, राजाओं के ऊपर अपना पूरा प्रभाव रखते थे। दूसरा है सैनिक परिणाम। क्रांति का आरंभ सैनिकों ने ही किया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार इस मामले में बहुत ही सतर्क हो गई। उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी, 2,15,000 से घटा करके 1,15,000 भारतीय सैनिक कर दिए, अर्थात 1 लाख सैनिक भारतीय घटा दिए। उसी तरह से ब्रिटिश सैनिक 40,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दिए और इस तरह अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और ये सब सैनिक भारतीय सैनिकों पर नज़र भी रखते थे। और इसी तरह से भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। जिन कौमों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया उनको अंग्रेजी सेना में विशेष रियायतें दी गई, विशेष पद दायित्व दिए गए, उनको भर्ती में प्राथमिकता दी गई और जिन कौमों ने, जिन जातियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था उनको बागी घोषित किया गया और उनकी भर्ती बंद कर दी गई। जैसे कि हमारे साउथ हरियाणा में अहीरों की भर्ती बंद कर दी गई थी। इस तरह से ये सैनिक परिणाम निकले। तीसरा देखते हैं सामाजिक व धार्मिक परिणाम। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को यह वचन दिया गया कि उनको योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, उनके साथ जाति, धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस तरह से ये घोषणा करके भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास उन्होंने किया, परंतु अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी आरंभ कर दी। अब वो हिंदुओं की बजाय मुसलमानों को अधिक संरक्षण देने लगे और उनको भड़काने लगे। जैसा कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पढ़ते हैं कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करके अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया और उसी का परिणाम पाकिस्तान भी रहा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों के धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस तरह से ये सामाजिक और धार्मिक परिणाम हमने देखे। अगला था आर्थिक परिणाम। क्या निकले? इस क्रांति के कारण भारत का कर्ज बढ़ गया, 98 लाख पौंड ऋण भारत पर चढ़ गया और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जेम्स विल्सन जैसे अर्थशास्त्री भेजे ताकि भारत को कर्ज से उभारा जा सके, परंतु फिर भी भारत का आर्थिक शोषण जारी रहा। जो प्रमुख परिणाम इसका निकला विद्यार्थियों, वो था राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। इस क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होना आरंभ हो गया। लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने की एक चेतना मिलने लग गई थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई अंग्रेज़ विरोधी कार्य, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आंदोलन होता रहा और इस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, क्रांतिकारी नेताओं का उदय हुआ और उन क्रांतिकारी नेताओं में वीर सावरकर जैसे व्यक्तित्व ने 1857 को विषय बनाते हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति में भारतीयों के बलिदान और त्याग की कहानी लिखी गई, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता 1857 की क्रांति पर लिखी पुस्तक को गीता मानते थे, जिसको अंग्रेज़ों ने बैन भी कर दिया था, परंतु 1857 की क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। और जिस तरह से मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़कर आज़ादी की जो नींव रखी थी, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को
भारत की आज़ादी के साथ हुई और इस तरह से 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो सका। और इसी के साथ हमारा यह व्याख्यान समाप्त होता है। अब विद्यार्थियों, कुछ अभ्यास के प्रश्न इस व्याख्यान से संबंधित हैं। पहला है, 1857 की क्रांति को कुचलने के क्या तरीके अपनाए गए। दूसरा, 1857 की क्रांति के दमन की कार्यवाहियों का वर्णन करें। तीसरा, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।